Assalamu alaikum students. This is the second part of the video. In the first part हमने स्टडी किया था हेमिकॉर्डेट का रोल इन मेरीन इकोसिस्टम, और इसमें हमने भी सेकंड पॉइंट इसका पढ़ना है इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हेमिकॉर्डेट्स जब खाते हैं, चाहे वो फ़िल्टर फीडिंग मेथड है या डेट्राइटस फीडिंग है, इससे क्या होता है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो होते हैं वो रन करते हैं, ख़ास तौर पे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और सल्फर साइकिल। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया है क्योंकि एकोन वर्म्स डिपॉजिट फीडर्स होते हैं और वो ऑर्गेनिक डेट्राइटस यानी कि गला सड़ा ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको खाते हैं, और ना सिर्फ डेट्राइटस को खाते हैं बल्कि बैक्टीरिया को या माइक्रोब्स वगैरह को भी खाते हैं। जब वो इनको खाते हैं तो ये जो कि ऑर्गेनिक मैटर है, इसको खाने से ये सिंप्लीफाई हो जाता है, ब्रेक कर जाता है और ये मिनरलाइज हो जाता है, यानी कि को हज़म करने से इसके अंदर पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में बदल जाता है, जैसे कि अमोनियम में। और फिर ये हमारे पास हेमिकॉर्डेट्स अपनी बॉडी से इनको हज़म करने के बाद, इनको डाइजेस्ट करने के बाद ये सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अमोनियम वगैरह जो हैं उनको रिलीज़ करता है, और ये फिर सेडिमेंट में अमोनियम वगैरह या न्यूट्रिएंट्स वगैरह शामिल हो जाते हैं। और फिर इन अमोनियम को आसानी से जो फाइटोप्लैंक्टन है, जो कि प्रोड्यूसर हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको ये इस अमोनिया वगैरह की ज़रूरत होती है, तो इनको इस्तेमाल कर सके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि जब ये ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं तो इस ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन को ये तेज़ कर देते हैं। अगर ये ऑर्गेनिक मैटर खाया ना जाए या डिपॉजिट फीडिंग ना की जाए तो जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ही समंदर की सतह पे पड़े रहेंगे लॉन्गर पीरियड्स के लिए, और वो फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मतलब वो रिलीज़ नहीं होंगे इसके अंदर से। यानी कि जैसे अमोनियम है या दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो चूँकि ऑर्गेनिक मैटर समंदर के बॉटम पे पड़ा रहेगा और ये डाइजेस्ट नहीं होगा, तो हमारे समंदर के एनवायरनमेंट में ये इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट है रोल इन फूड वेब। तो हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं वो कंज्यूमर्स के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स भी हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हैं। अगर हमें कॉर्न वर्म्स की बात कर लें, चूँकि ये डेट्राइटस के ऊपर फीड करता है, माइक्रोब्स पर फीड करता है, तो ये एक सेकेंडरी कंज्यूमर है। जब केटिरोब्रैंक्स जो होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं और छोटे छोटे ऑर्गेनिक मैटर्स को खाते हैं, तो दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, नेक्स्ट है देयर रोल एज प्रे। इन्होंने यहाँ पे बताया है कि इनकी बॉडीज़ हमने देखा है कि हेमिकॉर्डेट्स की बहुत सॉफ्ट सी होती है, और ये जो क्रिप्टिक बॉडीज़ हैं इनकी क्रिप्टिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये नज़र नहीं आते, इसलिए ज़्यादातर ये बच जाते हैं आम शिकारियों से। जो आम शिकारी होते हैं, मछलियाँ या बड़े एनिमल्स, उनसे ये बच जाते हैं, लेकिन फिर भी समटाइम्स ये कुछ फीडिंग फ़िश, क्रैब्स और स्टार फिश इनको लोकेट कर लेती हैं। ख़ास तौर पे वो वाली मछलियाँ जो बॉटम पे फिरती हैं या वो क्रैब्स जो बॉटम पे फिरते हैं, उनको ये नज़र आ जाते हैं और उनको फिर वो इन हेमिकॉर्डेट्स को देख के खा लेते हैं, और इनके लार्वा को भी वो खाते हैं। नेक्स्ट है हैबिटेट प्रोविजन। हैबिटेट प्रोविजन का मतलब होता है हैबिटेट प्रोवाइड करना। तो जो इकॉनवर्म्स होते हैं उनकी बरोज़ में ना सिर्फ इकॉनवर्म्स रहते हैं बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म या माइक्रोब्स, जैसे कि पोलिकेट वर्म्स हैं या कोपेपोड्स हैं या एम्फीपोड्स हैं या नीमाटोड्स हैं, वो भी इनकी ट्यूब्स की, इनकी बरोज़ के अंदर आके रहते हैं। इस तरह ये उनके लिए एक माइक्रो हैबिटेट बन जाता है। अब वो इधर क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो या तो अपने शिकारियों से बचने के लिए, अपने प्रेडेटर से बचने के लिए इनकी बरों में आते हैं, या फिर समंदर के पानी में होने वाली जो फ़िज़िकल तब्दीलियाँ होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर में अचानक से चेंज आ जाना, या पानी की पीएच का तब्दील हो जाना, या पानी में लाइट की इंटेंसिटी का ज़्यादा या कम होना, इनसे बचने के लिए, सब उसके लिए इन एनिमल्स के लिए स्ट्रेसर्स हैं। पोलिकेट वर्म्स, कोपेपोड्स और एम्फीपोड्स वगैरह के लिए ये सब चीज़ें स्ट्रेसर्स हैं। तो इनसे बचने के लिए ये इनकी बरोज़ के अंदर चले जाते हैं और इस तरीके से वो पहना ले लेते हैं, और इस तरह जो हमारा बॉटम है, बॉटम सेडिमेंट है, उसके अंदर ना सिर्फ एक हेमिकॉर्डेट्स पाए जाते हैं बल्कि उसके अंदर और भी बहुत सारे एनिमल्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह बायोडाइवर्सिटी और कम्प्लेक्सिटी जो है सॉफ्ट बॉटम कम्युनिटी की मज़ीद बढ़ जाती है।
नेक्स्ट इन्होंने इसकी समरी बताई है। इन्होंने कहा है कि हेमिकॉर्डेट्स होते हैं, ख़ास तौर पे जो बरो करने वाले एंटीरोपन्यूस होते हैं, दे आर की स्टोन स्पीशीज़, यानी कि दे आर सो इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ कि वो इकोसिस्टम को बहुत हद तक मुतासिर करती हैं। की स्टोन स्पीशी का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट को चेंज कर सकती है सॉफ्ट सेडिमेंट इन्वायरमेंट में। जैसा कि इनमें बायोटर्बेशन है, बायोटर्बेशन जो है वो इनकी बायोटर्बेशन जो है सेडिमेंट की स्टेबिलिटी को बरकरार रखती है, यानी कि सेडिमेंट्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मिकदार बरकरार रहेगी, और बायोटर्बेशन की वजह से सी फ्लोर में ऑक्सीजन हर वक्त आती रहती है, और बायोटर्बेशन की वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो लगातार रहती है, यानी कि डिकम्पोजिशन होती रहती है और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिलीज़ होते रहते हैं, और इनकी फीडिंग की वजह से ये क्रूशल कैटलिस्ट है न्यूट्रिएंट रीजनरेशन में। कैटलिस्ट का मतलब ये है कि ये हर वक्त लगातार न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग की वजह से रिलीज़ करते रहते हैं। इस तरीके से ये डिपॉजिटेड ऑर्गेनिक मैटर और मेरीन फूड वेब के दरमियान में लिंक रखते हैं, यानी कि समंदर के पानी के अंदर जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो कायम रहती है और फूड वेब भी बरकरार रहता है। देयर इकोलॉजिकल रोल इज़ पावरफुल एग्जांपल, और इनके इकोलॉजिकल रोल से हमें ये पता चलता है कि ये अगरचे एक इनकंस्पिकुअस इन्वर्टिब्रेट है, ओवरलुक्ड इन्वर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन फिर भी इनका बहुत ही ज़्यादा मैरीन एनवायरनमेंट पे आउटसाइज्ड इम्पैक्ट है, बहुत हद तक इनका इम्पैक्ट है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।